गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सो फ्रेंड्स, क्या होता है, किसी भी इकनॉमी की जो गवर्नमेंट होती है उनके लिए टैक्स एज अ सोर्स ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। क्यों? क्योंकि जब टैक्स कलेक्ट होगा तभी तो वो अलग अलग तरीके की सब्सिडी स्कीम्स या वेलफेयर स्कीम्स चला सकेंगे फार्मर्स के लिए या डिफरेंट सिटीजन्स के लिए, कंट्री के लिए। तो अगर उनको प्रॉपर्ली टैक्स ही उनका कलेक्ट नहीं हो रहा है तो वो ये सब्सिडी स्कीम्स या वेलफेयर स्कीम्स कैसे चलाएंगे। तो अब मान लीजिए कि अगर ऐसे होता है कि एक कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेटेड किसी बाहर के देश में है। मान लीजिए कोई कंपनी है जो फ्रांस में इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब वहाँ रजिस्टर्ड है, और उसने एक ऑफिस यहाँ पे भी खोल रखा है इंडिया में, एक सब्सिडरी ऑफिस या एक ब्रांच ऑफिस खोला हुआ है। तो अब वो यहाँ पे एक्टिविटीज़ या रेवेन्यू अर्न कर रही है तो इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्सेशन लिवाई करेगी, तो यहाँ पे वो टैक्स देंगे। और जब वो अपने प्रॉफिट्स को रिपैट्रिएट, मतलब वो वापस फ्रांस भेजेगी, तो वहाँ की गवर्नमेंट भी बोलेगी लाइए मुझे कॉर्पोरेट टैक्स दीजिए या अपना इनकम टैक्स दीजिए। तो अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है कि फ्रांस की गवर्नमेंट को भी टैक्सेशन रेवेन्यू हो रहा है और इंडियन गवर्नमेंट को भी टैक्स रेवेन्यू हो रहा है। लेकिन अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इनके लिए तो ये हैरेसमेंट हो गई ना कि इंडिया में भी उन्होंने उसी इनकम पे टैक्स दिया और वही इनकम जब हम वापस फ्रांस लेके आए वहाँ पे भी उन्होंने टैक्स दिया। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डबल टैक्सेशन देना पड़ा उनको, सेम इनकम पे डबल हैरेसमेंट हुई कि एक ही इनकम पे उनको 2 बार टैक्स देना पड़ रहा है। तो इससे क्या होता है, कंपनीज डिस्करेज होती है क्रॉस बॉर्डर ऑफिसेस खोलने में, या फिर अगर वो खोलती हैं तो वो इस तरीके से टैक्स प्लानिंग करती है कि उन्हें किसी भी गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़े। तो उससे फिर कंट्रीज़ जो होती हैं उसकी गवर्नमेंट को लॉस होता है। तो इन सब को हटाने के लिए जो लिमिटेशंस थी कि कंपनी को भी हरासमेंट ना हो और जो गवर्नमेंट्स हैं बोथ दी रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की उनको भी लॉस ना हो, उनका भी रेवेन्यू सोर्स बना रहे, इन सब को हटाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ 2 कंट्रीज़, दैट इज़ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि डबल टैक्स को हटाना या अवॉइड करने के लिए एग्रीमेंट। सो इसमें क्या होता है, मान लीजिए फ्रांस है इधर, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया था, और इंडिया है। तो फ्रांस और इंडिया की गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट करेगी कि अगर कोई कंपनी फ्रांस से इंडिया आके ऑफिस खोलती है तो उस रेवेन्यू पे इंडियन गवर्नमेंट ही टैक्सेशन लेगी, फ्रांस की गवर्नमेंट नहीं लेगी। एंड लाइकवाइज अगर कोई इंडिया की कंपनी फ्रांस में ऑफिस खोलती है तो वहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट है वो सिर्फ फ्रांस की गवर्नमेंट को है, इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्सेशन नहीं लेगी। तो इससे क्या होगा कि एक तो कंपनीज़ के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी, बहुत ही अच्छे प्रोविजंस हो जाएंगे कि उनको बार बार ये टैक्स ऑफिशियल्स को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि हम फ्रांस में टैक्स दे चुके हैं इंडिया में नहीं देंगे, या हम इंडिया में टैक्स दे चुके हैं फ्रांस में नहीं देंगे। ऑलरेडी डिफाइंड है एग्रीमेंट में कि अगर फ्रांस में ऑफिस खोला है तो वहाँ की गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी, और अगर किसी फ्रांस की कंपनी ने इंडिया में ऑफिस खोला है तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स लिवाई करेगी, ना कि फ्रांस की गवर्नमेंट। सो इससे बोथ जो गवर्नमेंट्स हैं उनको भी क्लैरिटी आती है कि कौन और किसका राइट है टैक्सेस कलेक्ट करने का, और कंपनीज़ के लिए भी ये बहुत इजी हो जाता है टैक्स ऑफिशियल्स को बताना। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है। फटाफट अब एक बार हम स्लाइड्स को भी देख लेते हैं। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और DTAA is a tax treaty signed between 2 or more countries with an objective that the taxpayers in these countries should not be taxed twice for the same income। जैसे मैंने आपको समझाया था, एक ही इनकम हो रही है, जैसे जो फ्रांस ने यहाँ इंडिया में ऑफिस खोला था उस इनकम पे इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स ले रही है और फिर फ्रांस की गवर्नमेंट भी। तो ये नहीं होना चाहिए टैक्स पेयर्स के साथ, क्योंकि ये हैरेसमेंट होती है कि एक ही इनकम पे आप 2 गवर्नमेंट्स को टैक्स दे रहे हो। A DTAA applies in case where a taxpayer resides in one country and earns income in another. DTAA are intended to make a country an attractive investment destination by providing relief on dual taxation. Such relief is provided by exempting income earned abroad from tax in the resident country
इंडिया हैज़ साइन DTAA विद मोर देन 80 कंट्रीज़। तो इससे क्या होता है, अगर किसी भी इन्वेस्टर को पता चलता है कि इस कंट्री या फॉलोइंग 2 कंट्रीज़ में DTAA, तो बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है कि हाँ यहाँ पे टैक्स रूल्स क्लियर हैं, हमें टैक्स ऑफिशियल्स के हाथों हैरेस होने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ और किसको किस तरीके से टैक्स देना है, बहुत क्लियरली डिफाइंड रूल्स है। तो इट इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट। क्यों? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया ना ये, कि जाइए ऑफिस खोलिए, ऑलरेडी टैक्स रूल्स क्लियर हैं, आपको कहीं पे भी कोर्ट ऑफिशियल्स या टैक्स ऑफिशियल्स को समझाने की ज़रूरत नहीं है। चल स्लाइड पे बेनिफिट्स क्या है टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के। इट प्रिवेंट्स डबल टैक्सेशन ऑफ द सेम इनकम, ये सबसे मेजर बेनिफिट है इसका जो मैंने आपको समझाया। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टैक्स एवेजन प्रैक्टिसेस एज द कंट्रीज आर क्लियर विद रिस्पेक्ट टू टैक्सिंग अथॉरिटीज़। अब क्या होता था, बहुत सारी कंपनीज इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाती थी कि भाई क्लैरिटी नहीं है प्रोविज़न में कि कौन सी कंट्री चार्ज करेगी टैक्सेशन, तो बहुत सारी कंपनीज इवेड करती थी टैक्स, चोरी करती थी टैक्सेशन की। बट नाउ अगर जब क्लैरिटी है तो इससे क्या गवर्नमेंट को भी लॉस नहीं होता टैक्स रेवेन्यू का। थर्ड पॉइंट है, इट हेल्प्स इन बूस्टिंग बायलैटरल टाइज एंड क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट बिटवीन द कंट्रीज़। ये भी पॉइंट मैं आपको समझा चुकी हूँ। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है, ईजिली आप कन्वीनियंटली किसी भी कंट्री में जिसके साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है वहाँ जाके बिजनेस खोल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसी से मिलता जुलता एक और है जिसको कहते हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। जैसे कि पहले जो एग्रीमेंट था हमने जो पढ़ा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, उसमें क्या हो रहा था, 2 कंट्रीज़ आके ये एग्रीमेंट कर रही थी कि हम एक ही इनकम पे डबल टैक्स नहीं लेंगे, मतलब दोनों कंट्रीज़ अलग अलग टैक्सेशन चार्ज नहीं करेंगी। टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट में ये होता है कि 2 कंट्रीज़ मिलके एग्रीमेंट करती है फॉर इफ़ेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए एक कंपनी है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है और उसके बहुत सारे ऑफिसेज अलग अलग कंट्रीज़ में है। मान लीजिए एक ऑफिस साउथ अफ्रीका में है, एक मॉरिशस में है, एक लंदन में, एक फ्रांस में है, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट को उस कंपनी के टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या अदर इन्फॉर्मेशन, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन या उसकी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अब अगर वो कंपनी के पास जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी हर चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करेगी, और अगर वो उन कंट्रीज़ जहाँ पे उनके रिस्पेक्टिव ऑफिसेज हैं उनको अप्रोच करेंगी तो वो भी पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे एट द फर्स्ट स्टेज। सो इससे क्या होगा, इंडियन गवर्नमेंट को लॉस होगा या प्रोस्पेक्टिवली लॉस हो सकता है कि उनको अगर पूरी इन्फॉर्मेशन ना मिले तो हो सकता है कि उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, डेटा एक्सट्रैक्ट करना था, वो नहीं कर पाए। तो ऐसे ही दूसरी कंट्रीज़ के साथ हो सकता है कि जब वो इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच करे तो इंडियन गवर्नमेंट उनको एट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ना दे। तो इन सब चीज़ों को कर्ब करने के लिए कंट्रीज़ एंटर करती हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट में, जहाँ पे ये एग्री करती हैं कि अगर लेट्स सपोज 2 कंट्रीज़ ने मिलके ये एग्रीमेंट किया है तो ए और बी जो कंट्री है वो आपस में ये अग्री करेंगे कि जब भी दूसरी कंट्री आपको अप्रोच करेंगी, लेट्स सपोज बी ए को अप्रोच करता है या ए बी को अप्रोच करता है फॉर इन्फॉर्मेशन, तो वो उनको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन देंगे जो दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट उनसे मांगती हैं। सो ये जो एग्रीमेंट है ये इफ़ेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, सो दैट गवर्नमेंट अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सके, गवर्नमेंट के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहे अबाउट जो भी उनको नीड है। सो इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 countries for effective exchange of information. The main objective of this agreement is to promote international cooperation in taxation matters by exchanging tax related information. This agreement was originally formulated by OECD and promoted the effective exchange of information including banking and ownership information. TIAs are not binding instrument and can be terminated as stipulated in the agreement. ये कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। मान लीजिए 2 कंट्रीज़ के बीच में अगर एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट में लिखा है कि ये एग्रीमेंट अगले 5 साल तक ही एग्जिस्टेंस में रहेगा, उसके बाद ये नल एंड वॉइड है, तो उसका जो इफ़ेक्टिव टेन्योर है वो 5 years ही रहेगा, उसके बाद वो अपने आप ही वॉइड हो जाएगा अनटिल अनलेस उसको दोनों कंट्रीज़ रिन्यू ना करे।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने दो टाइप के एग्रीमेंट्स पढ़े। एक एग्रीमेंट था डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने का, और दूसरा था टैक्स इन्फॉर्मेशन के इफ़ेक्टिव एक्सचेंज के लिए। आप इन दोनों को फिर से एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। वैसे इतने रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी से टॉपिक थे। आई होप आपको वीडियो जब मैं पढ़ा रही थी उसी दौरान उनको अच्छे से याद हो गए होंगे आप सबको। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज लिसनिंग वीडियो। Stay fit, stay at home, and keep revising. Thank you so much.